हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे वन लाइनर माइनर एक्ट के बारे में, जो कि बिहार जुडिशरी के लिए हमारे लिए रेलिवेंट है। साथियों इसी को कंसीडर करते हुए आज इसी के बारे में बात करेंगे। साथियों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बिहार जुडिशरी का मैंने बुक लिया है, जो कि विधि भारती पब्लिकेशन का है। और इसी विधि भारती पब्लिकेशन के बुक से मैं आप लोगों को लिए वन लाइनर लेकर के आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने हिंदू मैरिज एक्ट का वन लाइनर सॉल्व करा दिया है, साथ साथ में उसका कुछ मैंने एमसीक्यू सेशन भी करा दिया है। तो साथियों अगर आपने उसको नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ आप उसको वॉच करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका वन लाइनर कितना आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है। तो साथियों अगर आप चाहते हैं कि ये बुक आपके पास भी होनी चाहिए तो साथियों आप इस बुक को भी परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं, अगर आप प्रयागराज में हैं तो आपको ये बुक ऑफलाइन मिल जाएगी, कटरा मार्केट में, सिविल लाइंस मार्केट में, जहाँ पे आप हैं। अगर आप प्रयागराज के नहीं हैं तो आप इसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, अमेजोन से खरीद सकते हैं। और अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके कह सकते हैं कि हमको ये बुक चाहिए, आप एक डिज़ायर शो कर दीजिए, आपको ये बुक वहाँ पे पहुँचा दी जाएगी। साथियों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के बारे में कि मुस्लिम कौन होता है, मुस्लिम किसको कहा जाता है, मुस्लिम आए कहाँ से है, मुस्लिम का एंशियंट सोर्सेस क्या है, मुस्लिम का मॉडर्न सोर्सेस क्या है, मुस्लिम का कस्टमरी सोर्सेस क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से स्कूल्स होते हैं मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वन लाइनर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% रेलिवेंट होगा। साथियों देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हु इज़ मुस्लिम, तो मुस्लिम कौन होता है, सबसे पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को जान लीजिए कि हु इज़ मुस्लिम, मुस्लिम के अंतर्गत कौन आता है और किसको हम मुस्लिम कहते हैं। तो साथियों अगर हम मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम बाई बर्थ होता है और मुस्लिम बाई कन्वर्जन होता है। दो तरीके से आदमी मुस्लिम हो सकता है, एक तो जन्म के आधार पर मुस्लिम हो सकता है और दूसरा बाई कन्वर्जन के आधार पर वो मुस्लिम हो सकता है। अगर बर्थ के आधार पर कहें कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से मुस्लिम होगा, तो बर्थ के आधार पर इस प्रकार से मुस्लिम होगा कि वो बिलीव करेगा, किस में बिलीव करेगा, गॉड में। किस गॉड में बिलीव करेगा साथियों, अगर मुस्लिम है तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के अंतर्गत अगर वो व्यक्ति विश्वास करता है तो हम मानेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, वो मुस्लिम है, उसको मुस्लिम बाई बर्थ उसको माना जाएगा। और अगर साथियों हम बात करते हैं मुस्लिम बाई कन्वर्जन, अगर कोई कन्वर्जन करके, कोई कन्वर्ट करके, कोई रिकन्वर्ट करके अगर मुस्लिम बना है तो वो किसके अंतर्गत प्रोफेस करता है, वो किसको अपना गॉड मानता है। तो साथियों अगर उसको हम देखते हैं तो वो इस्लाम के अंतर्गत विश्वास रखता है। जो बर्थ से मुस्लिम होता है वो साथियों प्रॉफिट मोहम्मद में विश्वास रखता है, लेकिन जो कन्वर्जन होके, जो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बना होता है वो इस्लाम धर्म में विश्वास रखता है। ये दोनों का अंतर होता है। इन दोनों के बारे में आपको नॉलेज हो गया, जहाँ तक का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछ दिया जाता है कि मुस्लिम कौन होता है, बाई बर्थ होता है कि बाई कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन होता है तो वो किस में विश्वास रखता है, बाई बर्थ होता है तो वो किस में विश्वास रखता है। साथियों अब यहाँ पे आप वन लाइनर को इस्तेमाल करेंगे, वन लाइनर को देखेंगे। कह रहा है कि मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत हैं। साथियों ये जो मैंने पीडीएफ लेके आया हूं आज ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी का पीडीएफ है, इंग्लिश का इसमें मैंने मर्ज नहीं किया, क्योंकि काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में करा दीजिए, हिंदी में अलग करा दीजिए और इंग्लिश में अलग करा दीजिए। तो साथियों इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये पीडीएफ जो मैं लेके आया हूँ, ये हिंदी का पीडीएफ है लेकर के आया हूँ, और इंग्लिश का मैं पीडीएफ आपके लिए, इसके बाद मैं इंग्लिश का भी पीडीएफ लेकर के आऊँगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा। साथियों यहाँ पर देख लीजिए, मुस्लिम विधि के स्रोत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम विधि के मेनली 3 स्रोत होते हैं। एक एंशियंट स्रोत होते हैं, एक मॉडर्न सोर्सेस होते हैं, एक कस्टमरी सोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये प्रमुख स्रोत किसके हैं, तो ये एंशियंट लॉ के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अब एंशियंट लॉ के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो साथियों सबसे पहला कुरान है। कुरान को क्या कहते हैं साथियों, तो कुरान जो होता है ये प्रधान स्रोत होता है, ये डायरेक्ट वर्ड ऑफ द गॉड होता है। जो कुरान होता है इसको प्रधान स्रोत के नाम से जानते हैं, और ये डायरेक्ट भगवान का कहा हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद के कहे हुए शब्द होते हैं, इसीलिए इसको कुरान कहा जाता है। सेकंड की हम बात करते हैं साथियों, इसको सुन्ना कहते हैं। ये सुन्ना कहिए या सुन्नत कहिए या अहदीस कहिए, इसको जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। सुन्ना कहिए, सुन्नत कहिए या अहदीस कहिए, आप जो भी इसको कहना चाहते हैं
कह सकते हैं। इसका मतलब होता है एवरीडे सेइंग्स का मतलब इसका होता है, एवरीडे सेइंग्स का मतलब ये होता है कि जो भी मोहम्मद साहब के द्वारा, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब के द्वारा डेली बातें कही जाती थी, उस बातों को सुना गया और उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब निकाला गया, इसको सुन्ना कहा जाता है और हदीस कहा जाता है। साथियों हम बात करते हैं नेक्स्ट इज्मा। इज्मा किसको कहते हैं, इज्मा के अंतर्गत क्या आता है? तो साथियों जो इज्मा होता है इसको हम लोग लीगल डिडक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लीगल डिडक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है और लॉजिक के आधार पर किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। और साथ ही साथ कियास हमारे पास आता है। एक और भी सोर्सेस होते हैं जो कि एंशिएंट सोर्सेस के अंतर्गत ये फॉल करते हैं, और कियास हमारे पास आता है। कियास को भी लीगल डिडक्शन कहा जाता है। इसमें लॉजिक लगाया जाता है। किस प्रकार का लॉजिक लगाया जाता है? जो कुरान में और सुन्ना में जो बातें कही गई हैं उसी के आधार पर एक बीच का रास्ता निकाल करके हम कियास के में इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये जो सोर्सेज की बात कर रहे हैं साथियों, ये एंशिएंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है। इसमें 4 सोर्सेज के बारे में आपसे पूछेंगे। किसके बारे में पूछेंगे? तो 4 सोर्सेज के बारे में। 4 सोर्सेज की अगर हम बात करें तो पहला आपके साथ कुरान आ जाता है, फिर आपके पास सुन्नी आ जाता है, सुन्ना आ जाता है, फिर आपके पास कियास आ जाता है, फिर आपके पास इजमा आ जाता है। यही 4 सोर्सेज होते हैं जो मुस्लिम एंशिएंट लॉ के सोर्सेज माने जाते हैं। अब आगे देखते हैं वन लाइनर में क्या दिया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। साथियों उसको हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर सेकंड दे रहा है आधुनिक स्रोत में, आधुनिक स्रोत की अगर हम बात करते हैं जो मॉडर्न सोर्सेस होते हैं साथियों, इसमें 5 प्रकार की चीज़ें आती हैं। अगर 5 प्रकार की जो सोर्सेस आती हैं उसको मैं आपको यहाँ पे मॉडर्न सोर्सेस के नाम से मैं लिख करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि मॉडर्न सोर्सेस में क्या क्या आता है। तो साथियों सबसे पहले आता है हमारा इस्ती हसन आता है। क्या आता है? इस्ती हसन। मॉडर्न सोर्सेज में हमारा इस्ती हसन आता है। फिर जो सेकंड आता है वो इस्तिसलाह आता है। क्या आता है साथियों? इस्तिसलाह आता है। इस्तिसलाह, SALAH, इस्तिसलाह आता है। फिर जो हमारा फोर्थ आता है वो इजतेदार आ जाता है। इजतेदार आ जाता है। फिर तकलीद आ जाता है। फिर क्या आ जाता है साथियों? तकलीद आ जाता है। और लास्ट में हमारा फतवा जारी किया जाता है, फतवा आ जाता है। तो ये क्या होता है? इसको मॉडर्न सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के अंतर्गत देखा जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एंशिएंट सोर्सेस के बारे में बता दिया जो कि कुरान है, सुन्ना है, कियास है और इज्मा है। रहा सवाल मॉडर्न सोर्सेस का। मॉडर्न सोर्सेज में इस्ती हसन आता है, इस्ती सलाह आता है, इजतेदार आता है, तकदील आता है, तकलीद आता है और फतवा आता है। ये मुस्लिम लॉ के सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों कि मुस्लिम विधि का द्वितीयक स्रोत जो उसे अनुपूरक करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको उर्फ या तामूल के नाम से जाना जाता है। शरीयत अधिनियम 1937 कब लागू हुआ था? तो साथियों ये 7 अक्टूबर को शरीयत अधिनियम 1937 को लागू किया गया था। और आप यहाँ पर देखते भी चलेंगे कि ये किस किस एक्ट में कब कब लागू हुआ था। अब किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिया मुस्लिम पुरुष अस्थायी विवाह अर्थात वैध मूता की संविदा का हकदार है। किस किस प्रकार से हकदार है साथियों? तो मुस्लिम स्त्री के साथ मूता का क्या कर सकता है? मूता का संविदा का अधिकार है। ईसाई स्त्री के साथ मूता का संविदा का अधिकार है। मूता विवाह का मतलब क्या होता है साथियों? मूता किसको कहते हैं? मूता विवाह अगर मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए इस शादी को किया जाता है। डिज़ायर का मतलब होता है जो सेक्सुअल ऑब्लिगेशन होते हैं, सिर्फ उसको फुलफिल करने के लिए इस विवाह को किया जाता है। इस विवाह का नाम होता है मूता विवाह। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि जो मूता विवाह यहाँ पे किया जा रहा है ये किसके किसके बीच में किया जा सकता है? तो एक जो मुस्लिम पुरुष होता है एक मुस्लिम स्त्री के साथ मूता विवाह कर सकता है, एक ईसाई स्त्री के साथ भी मूता विवाह कर सकता है और एक यहूदी या अग्नि पूजक स्त्री के साथ भी क्या कर सकता है? एक मुस्लिम मूता विवाह कर सकता है। और ये बिहार जे 2016 का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके द्वारा पहली बार कियास को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में लागू किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इमाम अबू हनीफा साहब थे, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? कियास को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में लागू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो
इमाम अबू हनीफा साहब थे, इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मुस्लिम विधि का द्वितीयक स्रोत क्या होता है। साथियों, जब मुस्लिम विधि के द्वितीयक स्रोत के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो रूढ़ी को माना जाता है। किसको माना जाता है साथियों? रूढ़ी को यहाँ पे द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? मुस्लिम विवाह के अंतर्गत। और आप यहाँ पे एनालिसिस भी कर सकते हैं कि किस किस ईयर में कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। शरीयत, श्रुति मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है। जो शरीयत होता है और श्रुति होता है ये मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुरान ही इसका प्राथमिक स्रोत माना जाता है। जाहिर सी बात है, जब कुरान प्राथमिक स्रोत हो सकता है तो शरीयत और श्रुति डेफिनेटली इसका प्राथमिक स्रोत नहीं हो सकता है। कुछ आंसर आप एलिमिनेट करके भी एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कौन सा अधिनियम मुस्लिम विधि के लागू होने के संशोधन करता है। तो शरीयत अधिनियम लागू होने पर मुस्लिम विधि को संशोधन करता है। और ये एक्ट कब लागू हुआ था? तो साथियों 1937 में ये लागू हुआ था। और बिहार जे 2013 का ये स्पेशल क्वेश्चन भी रहा है। मुस्लिम विधि शास्त्र किस तरह से जाना जाता है? तो फिक्ह के द्वारा मुस्लिम विधि शास्त्र को जाना जाता है। इजमा, अब देखिए इजमा के बारे में। इजमा विचारों की आम राय है। जो इजमा होती है, जिसको हम लोग इजमा कहते हैं, ये इजमा क्या होता है साथियों? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इजमा हम किसको कहते हैं। इजमा का मतलब क्या होता है? तो साथियों इजमा का जो मतलब होता है वो लीगल यूज होता है, लॉजिकल यूज होता है। जो लॉजिकल डिडक्शन करके लागू किया जाता है उसी को इजमा कहा जाता है। जो विचारों, जो आम लोगों का विचार होता है, इसी को इजमा कहा जाता है। मुस्लिम विधि का ये द्वितीयक स्रोत नहीं माना जाता है, ये 4th नंबर का स्रोत माना जाता है। किसको? इजमा को मुस्लिम विधि में 4th नंबर का स्रोत माना जाता है। अगर 1st नंबर के स्रोत के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला स्रोत हमारा हो जाता है मुस्लिम विधि में कुरान हो जाता है। फिर सेकेंड जो सोर्सेस होता है वो सुन्ना हो जाता है। फिर 3rd नंबर का जो स्रोत होता है हमारा कियास होता है। और फिर जो 4th नंबर का सोर्स होता है हमारा वो इजमा होता है। तो आप ये सीक्वेंस भी याद करके रखेंगे, क्योंकि कभी कभार आपके सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। और उत्तराखंड जे 2012 का ये आपका क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूसा का सिद्धांत हनफी विधि में मान्य है। जो मूसा का सिद्धांत होता है ये किस विधि के अंतर्गत मान्य किया गया साथियों? तो ये हनफी विधि है। और इसी हनफी विधि के अंतर्गत मूसा के सिद्धांत को मान्यता प्रदान किया गया है। अब आगे कह रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु परांत किसको खलीफा नियुक्त किया गया था। तो साथियों अगर पूछा जाए कि किसको खलीफा नियुक्त किया गया था तो यहाँ पे अबू बकर साहब थे। और अबू बकर साहब को ही क्या किया गया था? नेक्स्ट खलीफा के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक मुस्लिम दुनिया के किसी भी देश से संबंधित देश के कानून का अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसका व्यक्तिगत कानून शामिल है, जिसमें कि उसका पर्सनल लॉ को क्या किया गया? उसके पर्सनल लॉ को शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बेहरा समुदाय। अब कह रहा है कि बेहरा समुदाय मुस्लिम विधि की किस शाखा को मानता है। जो बेहरा समुदाय होता है वो किस शाखा को मानता है साथियों? तो वो इस्लामीय शाखा को मानता है। किस शाखा को मानता है? तो इस्लामीय शाखा को जो बेहरा समुदाय होता है वो मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाला कानून कौन है? तो पक्षकारों का व्यक्तिक विधि, जो उसका फैमिली लॉ होता है, जो उसका पर्सनल लॉ होता है, वही उसके अंतर्गत लागू होता है, अन्यथा कोई भी लॉ यहाँ पे लागू नहीं होता है। अब हम बात करेंगे साथियों निकाह से, जहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उस टॉपिक को हम डेफिनेटली करेंगे और उसमें से जो भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है निकाह से रिलेटेड, एक मुस्लिम स्त्री किसी वैध विवाह कर सकती है। किससे वैध विवाह कर सकती है? तो जाहिर सी बात है मुस्लिम महिला है तो एक मुस्लिम पुरुष से ही क्या कर सकती है? एक वैध विवाह कर सकती है, जिसको हम लोग मुसलमान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक मुस्लिम स्त्री किस पुरुष से विवाह कर सकती है? तो एक मुसलमान से वो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक मुस्लिम पुरुष नशे या दबाव की हालत में तलाक दे सकता है। सुन्नी विचारधारा हनफी के अंतर्गत, हनफी लॉ के अंतर्गत इस प्रकार से वो तलाक दे सकता है और किसी भी लॉ के अंतर्गत वो नहीं दे सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, जब एक मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम महिला विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह मीन्स की स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत अपने विवाह की संविदा करता है तो मुस्लिम व्यक्तिक विधि लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई मैरिज करता है तो उसके ऊपर मुस्लिम मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अगर इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में बताना चाहें, व्हेन अ मुस्लिम मैन एंड अ मुस्लिम वुमेन
कॉन्ट्रैक्ट देयर मैरिजेस अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, देन द पर्सनल लॉ ऑफ अ मुस्लिम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोस पर्सन। तो उन दोनों के ऊपर मुस्लिम लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो शादी हो रही है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं शाहरुख खान का यहाँ पे दे सकता हूँ और गौरी खान का। इनका जो शादी हुआ था वो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उनकी शादी को सोलमनाइज कराया गया था, कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा कराया गया था। लिखवत अथवा शहीदा किसको बताती है? तो ये मान्य निवृत्ति के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, शिया मुस्लिम निकाह में कितने गवाह का होना आवश्यक होता है? अगर हम शिया मुस्लिम की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द शिया मुस्लिम, यहाँ पे कितने गवाहों की आवश्यकता होती है? कोई गवाह जरूरी नहीं होता है। अगर हम शिया विधि की बात करते हैं तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं कि कितने गवाहों की आवश्यकता होती है शिया विधि में, और सुन्नी विधि में कितने गवाहों की आवश्यकता होती है। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टकराने के 100% चांसेस होते हैं, तो आप चांस न लीजिएगा। शिया विधि में एक भी गवाह की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब यहीं पे बात करते हैं साथियों हम सुन्नी विधि के अंतर्गत, तो सुन्नी विधि के अंतर्गत गवाहों की जरूरत होती है। अभी उसका भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक मुसलमान 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता। यदि एक मुसलमान 5वां शादी करेगा तो उस शादी को क्या माना जाएगा? तो उस शादी को साथियों इर्रेगुलर माना जाएगा। इर्रेगुलर का मतलब होता है अनियमित शादी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मुस्लिम विधि में वैध विवाह के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? विवाह के समय प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना आवश्यक है। इससे ये पता चलता है कि जो मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है ये एक सेक्रामेंट ना होकर के ये एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जस्टिस के द्वारा कहा गया था। एक मिनट, जस्टिस कौन थे? जस्टिस महमूद साहब के द्वारा ये बात कही गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों कि मुस्लिम विधि की किस शाखा में मूता विवाह अनुमन्य है? किस शाखा के अंतर्गत मूता विवाह को अनुमन्य बताया गया था? तो ये असना असारिया स्कूल है, इसी असना असारिया स्कूल के अंतर्गत मूता विवाह को अनुमन्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुन्नी मुसलमान मूता को मान्यता देते हैं, कैसा मान्यता देते हैं? तो शून्य, इसको शून्य कहते हैं। जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो मूता विवाह को मान्यता नहीं प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मुस्लिम विवाह के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या आवश्यकता है? ईजाब और कबूल दोनों होना चाहिए। या तो ईजाब कहिए, ईजाब उर्दू शब्द है, और कबूल भी उर्दू शब्द है। ईजाब और कबूल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मुस्लिम औरत तलाक के बाद पुनर्विवाह कर सकती है, कब कर सकती है? इद्दत समाप्त होने के बाद वो पुनर्विवाह कर सकती है। कब? जब उसका तलाक हो जाता है, जब डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स के बाद वो इस प्रकार से विवाह कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। जो धर्म परिवर्तन होता है ये विवाह विच्छेद का आधार नहीं हो सकता है। ये ऐसा ग्राउंड नहीं है कि अगर आपने वो धर्म परिवर्तन कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं? विवाह को विच्छेद कर सकते हैं। ये आपके लिए ग्राउंड नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पति की मृत्यु के मामले में जबकि पत्नी गर्भवती नहीं है, इद्दत का समय होगा 4 महीना और 10 दिन की बात कर रहा है। किस लिए 4 महीना और 10 दिन की बात करा? क्योंकि 4 महीना में 40 होता है, 3 महीना तो उनका तुहर का पीरियड होता है, प्लस 40 दिन उनके मरने के बाद 40 होता है, तो वही जोड़ करके 3 महीना प्लस 10 दिन, 3 महीना प्लस 10 दिन तो ये हो जा रहा है। 3 महीना तो उनको तुहर पीरियड फॉलो करना, और 40 दिन उनको और जो उसके मरने का जो भी सेरेमनीज होता है उसको फुलफिल किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे 40 कहा जाता है, और 4 महीना 10 दिन का यहाँ पे पीरियड दिया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 4 पत्नियों के जीवित रहते 5वां विवाह शिया विधि में क्या होता है? शून्य होता है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विवाह में 4 पत्नियों को ही रखने की इजाज़त दी है, 5वीं पत्नी को रखने की इजाज़त नहीं दी है। जैसे ही वो 5वीं पत्नी से शादी करता है 4 पत्नी के रहते हुए, तो उस शादी को इर्रेगुलर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के अंतर्गत यौनागमन का विकल्प प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केवल पत्नी को एवं इसके आधारों की संख्या 9 मानी गई है। यौनागमन की जो प्राप्त है विकल्प वो किसको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ पत्नी को प्राप्त होती है, पुरुष को नहीं प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुन्नी मुस्लिम एक किताबिया लड़की से विवाह करता है, ऐसा विवाह क्या होता है? साथियों, ऐसा विवाह जो होता है वैध विवाह होता है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ इस विधि भारती पब्लिकेशन बुक के अकॉर्डिंग, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके PCSJ के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। अगर नहीं पूछा गया होता इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की रेलेवेंसी यहाँ पे नहीं होती, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को नहीं रखा गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस जज ने यह प्रक्षेपित किया था कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा एवं धार्मिक समलेख दोनों है? तो जस्टिस सर शाह सुलेमान साहब के द्वारा ये बताया गया था कि मुस्लिम विवाह जो होता है ये एक सेक्रामेंट भी होता है और साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। लेकिन जैसे ही जस्टिस महमूद साहब को हम लोग यहाँ पे याद करते हैं, तो जस्टिस महमूद साहब के द्वारा कहा गया था कि जो मुस्लिम विवाह होता है ये सीधे तौर पर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सेक्रामेंट नहीं होता है। तो दोनों जजों को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उस मुस्लिम विवाह का क्या प्रभाव है जहां वधू की आयु यौनागमन की आयु से कम है किंतु सहमति अभिभावक की ओर से दी जाती है? तो यह विवाह क्या होगा, यह विवाह तो होगा लेकिन विवाह जो होगा ये अनियमित होगा, इर्रेगुलर इस विवाह को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम विधि के अंतर्गत यौनावस्था की उपधारणा की जाती है, कब की जाती है? 15 वर्ष की आयु में मान लिया जाता है कि वो यौनावस्था को धारण कर ली है मुस्लिम महिला। इस्लाम में विवाह एक है, इस्लाम के विवाह एक क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, एक सुन्नी मुस्लिम एक किताबिया लड़की से विवाह करता है, ऐसा विवाह क्या होता है? ऐसा विवाह जो होता है वैध होता है। किताबिया का मतलब होता है डाइवोर्स वाइफ से वो विवाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निकाह के लिए सक्षम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों मुस्लिम मैरिज के अकॉर्डिंग अगर निकाह की बात करते हैं, जो सक्षम आयु की बात की जाती है वो 15 साल रखी गई है। लेकिन जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की जाती है तो वहाँ पे 21 वर्ष लड़कियों का एज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुस्लिम विधि में आनंद के लिए जो निकाह अस्थायी किया जाता है वो कौन सा निकाह होता है साथियों? तो मूता विवाह उसको कहा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का मुस्लिम के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है, न मेहर का ऑब्लिगेशन होता है, न बच्चे के लेजिटिमेसी का ऑब्लिगेशन होता है, किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए किया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, बाकी इसका कोई भी पर्पस नहीं होता है मूता विवाह का, और ये बहुत मान्य प्रकार का विवाह भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूता विवाह की अवधि के दौरान न ही पति न ही पत्नी को तलाक देने का अधिकार होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी राइट किसी के ऊपर इंपोज नहीं होता है कि कोई उसको तलाक दे दे, क्योंकि यहाँ पे विवाह जैसा कोई चीज होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए विवाह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मुसलमान का अपनी सगी बहन से विवाह कौन सा विवाह होगा? तो ये विवाह जो होगा शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मुस्लिम विधि में बिना गवाह साक्षी होने के विवाह पर यह विवाह क्या होगा? यह विवाह जो होगा ये अनियमित विवाह माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर जार कर्म का झूठा दोषारोपण करता है, वो उस आरोप के खंडन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उस खंडन की प्रक्रिया को लियन कहा जाता है। और आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। इद्दत में चल रही एक स्त्री के साथ विवाह क्या होगा? तो ये इद्दत अगर कोई स्त्री फॉलो कर रही है उस समय उससे कोई विवाह करेगा तो ये इर्रेगुलर अनियमित माना जाएगा। अवैध संबंध रखने वाली मुस्लिम महिला दंडनीय होगी। किसके लिए दंडनीय होगी? जीना के लिए उसको दंडनीय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करें, सिया विधि के अनुसार विवाह निष्पादित करने के लिए साक्षियों की उपस्थिति क्या होगी? आवश्यक नहीं होती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन साथियों ऑनलाइनर है, इसीलिए ऑनलाइनर के फॉर्म में ही जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ आपको बताने की आवश्यकता है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। जहाँ पे लग रहा है कि ये बताने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे मैं ऑनलाइनर के फॉर्म में ही चल रहा हूँ। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विधिमान्य विवाह के लिए धात्रेय संबंध आवश्यक है। धात्रेय का मतलब होता है साथियों दूध का संबंध, जो दूध से संबंध पैदा होता है, जो दूध से संबंध उत्पन्न होता है उसको धात्रेय संबंध के अंतर्गत रखा जाता है अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, साक्षियों के अभाव में एक सुन्नी विवाह क्या होगा? तो साक्षियों के अभाव में एक सुन्नी विवाह जो होगा साथियों ये अनियमित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विधि के अंतर्गत रक्त संबंधों वाले व्यक्तियों के मध्य विवाह क्या होता है? जो रक्त संबंध के अंतर्गत अगर विवाह किया जाता है तो बातिल माना जाता है। उर्दू में बातिल शब्द लिख करके आएगा और इसका मतलब शून्य होता है, बातिल का मतलब ही शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
जनकता से संबंधित एक बार की गई अभिस्वीकृति को मुस्लिम विधि के तहत क्या माना जाता है? प्रतिसंहरित नहीं किया जा सकता, इसको प्रतिसंहरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुस्लिम नाजायज बच्चों को रखा जाएगा माता की अभिरक्षा में। जो भी बच्चे होंगे किसकी अभिरक्षा में रखा जाएगा? अगर अभिरक्षा की बात आती है तो माता की अभिरक्षा में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दो समक्ष गवाहों की उपस्थिति में संपन्न कराया गया विवाह किस विधि में मान्य होगा? तो ये विवाह जो मान्य होता है साथियों ये सिया विधि के अंतर्गत मान्य होता है, सुन्नी विधि में गवाह की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखित प्रस्तावना तथा स्वीकृति से निर्मित वैवाहिक संविदा को कहते हैं क्या कहते हैं? काबीनामा कहते हैं। साथियों आप सभी को पता है कि बार बार मैं बता रहा हूं कि जो मुस्लिम मैरिज होता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मैं आपको यहां पे ये भी बता देना चाहता हूं कि किस आधार पे मुस्लिम मैरिज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहां पे साथियों आपको पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको डिजायर देखने के लिए मिलेगा। यहां पे क्या होता है? ऑफर होता है एंड साथ साथ एक्सेप्टेंस भी होता है। ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ विटनेस भी होता है, साथ ही साथ यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी होनी चाहिए। देखा जाता है पार्टी जो है वो अनसाउंड माइंड का तो नहीं ना है, किसी भी प्रकार से डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ तो नहीं ना है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग कंसेंट भी देखते हैं, और कैसा कंसेंट देखते हैं? फ्री कंसेंट को देखते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं नो लीगल डिसएबिलिटीज। क्या जो दूल्हा बनने आया है, जो शादी करने आया है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की किसी भी भांति का कोई भी लीगल डिसएबिलिटीज तो नहीं है। इसीलिए इन्हीं सभी पॉइंट को देख करके जस्टिस महमूद साहब के द्वारा भी कहा गया था कि जो मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और आप लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरा जितना भी एसेंशियल कंडीशन होता है वो सभी कंडीशन यहाँ पे फिल हो रहा है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे बताया। आगे देखिए कह रहा है कि संविदा के अतिरिक्त मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार भी है। मुस्लिम विवाह क्या होता है? एक धार्मिक संस्कार होता है। इस कथन का संबंध किस न्यायमूर्ति से है? तो न्यायमूर्ति सुलेमान साहब से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुसलमानों में विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है, यह कोई संस्कार नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये न्यायमूर्ति महमूद साहब का ये कथन है, जो कि मैं बार बार न्यायमूर्ति महमूद साहब को आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें मुस्लिम विधि में अवयस्क द्वारा किया गया विवाह क्या होता है? जो अवयस्क द्वारा किया गया विवाह होता है साथियों ये शून्य विवाह के अंतर्गत माना जाता है। मुता विवाह का अंत होता है तलाक ए तफवीज करने से। फिर साथियों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक मुस्लिम विवाह के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती हैं मूलभूत आवश्यकताएं? तो यहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं कबूल और ईजाब दोनों यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं एक मुस्लिम विवाह में जहाँ वधू की आयु यौनागमन की आयु से कम है किंतु विवाह के लिए अभिभावक की ओर से सहमति दी गई है, तो ऐसा विवाह क्या होगा? ऐसा विवाह जो होगा साथियों वो शून्यकरणीय विवाह के अंतर्गत शामिल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत रक्त संबंधी वाले व्यक्तियों के मध्य क्या होता है? तो रक्त जो संबंधियों के अंदर आते हैं उनको बातिल विवाह कहते हैं, उर्दू में बातिल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको शून्य या वॉइड मैरिज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक समय दो पत्नियां जो आपस में निम्नलिखित संबंधों में से हो रखना निषिद्ध है। रक्त संबंध से हो, धात्रेय संबंध से हो या मुबारक संबंध से हो, इनको रखना क्या होगा? इनको रखना यहाँ पे निषिद्ध है। यहाँ पे रखा जाता है तो उनको मना किया जाता है कि इस तरह से आप दो बहनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यदि विवाह से पूर्व कोई महिला अपने मेहर संबंधी सभी अधिकारों को छोड़ने के संबंध में कोई अनुबंध या करार करती है या बिना मेहर के भी विवाह के लिए करार करती हो तो ऐसा अनुबंध क्या होगा? तो ऐसा जो अनुबंध होता है ये अविधिमान्य होगा। इस प्रकार का अनुबंध नहीं किया जा सकता है मुस्लिम मैरिज एक्ट में, क्योंकि यहाँ पे मेहर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मेहर के बारे में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पहले से नहीं किया जा सकता। अब हम साथियों यहाँ पे टॉपिक ही हम देखेंगे मेहर। मेहर क्या होता है? तो साथियों मेहर के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो ये मुस्लिम के लिए एक रिस्पेक्ट होता है, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक रिस्पेक्ट होता है जिसको डावर के नाम से भी जाना जाता है और आमिर अली के शब्दों में कहा जाता है। तो ये एक कंसिडरेशन भी होता है। क्या होता है साथियों? मुस्लिम को जो दिया जाता है मेहर ये एक कंसिडरेशन के भी रूप में होता है। एक मेहर ऋण है। एक मेहर जो ऋण होता है ये किस प्रकार का दावा होता है? तो ये अनुयोज्य दावा होता है, मीन्स की एक्शनेबल क्लेम होता है। और एक्शनेबल क्लेम आप पढ़ते कहाँ हैं? तो साथियों आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 130 से लेकर के 137 के अंतर्गत आप
एक्शनेबल क्लेम अनुयोज्य दावा को पढ़ते हैं। अनुयोज्य दावा का मतलब होता है आप इसको कभी भी मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मुस्लिम विधि के किस स्कूल में धनराशि का उल्लेख नहीं है? तो सफी स्कूल के अंतर्गत किसी भी प्रकार के धनराशि का उल्लेख नहीं है। तुरंत मेहर का भुगतान किया जाता है पत्नी के मांगे जाने पर। इसको दो प्रकार के हमारे पास डावर होते हैं, एक प्रॉम्प्ट डावर होता है और एक डेफर्ड डावर होता है। प्रॉम्प्ट डावर वो डावर होता है जो कि पत्नी के द्वारा तुरंत मांगा जाता है और तुरंत देना पड़ता है, और डेफर्ड डावर वो होता है जो पत्नी बाद में मांगती है और बाद में आपको देना होता है। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। दहेज, आगे देखिए साथियों, करा दहेज मेहर अधिकार पूर्णतः किसका है? तो दहेज मेहर पे अधिकार किसका होता है साथियों? तो मेहर पे अधिकार पत्नी का होता है, पुरुष का अधिकार नहीं होता है। मेहर में वृद्धि या कमी का अधिकार, एक मेहर का भुगतान न किया जाना पत्नी का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट बात कह रहा है, मुस्लिम विधि में मेहर देना जरूरी है। डेफिनेटली 100% मेहर देना जरूरी है, क्योंकि बिना मेहर के मुस्लिम विवाह के अंतर्गत शादी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जब मुस्लिम विवाह में मेहर अनिश्चित है, पत्नी हकदार होती है किसका? मेहर ए मिसल प्राप्त करने की पत्नी यहाँ पे क्या हो जाती है? हकदार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, मेहर के अदा न होने पर मुस्लिम विधि में विधवा का संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार उसका व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है। अगर मान लीजिए कि पति नहीं है और पति उसको मेहर नहीं दे रहा है, तो वो क्या कर सकती है? संपत्ति पे क्या कर सकती है? कब्जा बना करके रह सकती है। क्या प्राप्त करने के लिए? तो अपना हक मेहर, जिसको कंसिडरेशन के नाम से भी जाना जाता है, उस कंसिडरेशन को पाने के लिए वो वहाँ पे इंटाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम विवाह के अंतर्गत तुरंत मेहर का भुगतान किया जाता है पत्नी के मांगे जाने पर, जिसको हमने बताया आपको दो प्रकार के मेहर होते हैं, एक डेफर्ड डावर होता है, एक प्रॉम्प्ट डावर होता है। उसी डावर के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मेहर की विषय वस्तु नहीं होगी। अगले वर्ष की फसल का उत्पाद जो होगा ये मेहर का विषय वस्तु के अंतर्गत इसको नहीं शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सुन्नी मुसलमानों में कितना न्यूनतम मेहर निर्धारित किया गया? तो 10 दिरहम एक पैसा होता है, 10 दिरहम से कम यहाँ पे मेहर नहीं दिया जा सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? सुन्नी की। सिया में इस प्रकार का कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लगा के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पत्नी ने पति की हत्या कर दी है, ऐसी स्थिति में पत्नी मेहर प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं होगी। अगर हत्या कर दिया फिर भी उसको क्या दिया जाएगा? उसको मेहर दिया जाएगा, क्योंकि मेहर उसका एक्शनेबल क्लेम है, अनुयोज्य दावा है। किसके ऊपर? हस्बैंड के ऊपर। किसी वैध करार के अंतर्गत यदि पत्नी ने अपने मेहर पाने के अधिकार को त्याग दिया है तो वह उसके लिए दावा करने से वंचित हो जाती है। यह किस वाद में निर्णय दिया गया था? तो ये हसीना बानो बनम आलम नूर के मामले में यह निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मुअज्जल मेहर की मांग पत्नी अधिकार स्वरूप कब कर सकती हैं? तो विवाह विच्छेद के बाद इस प्रकार के मेहर की मांग कर सकती हैं। कौन कर सकती हैं? पत्नी के द्वारा मुअज्जल मेहर का मांग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मेहर विवाह की हैसियत की आवश्यकताएं प्रसंगति से है और इस सीमा तक की है कि इसका विवाह के समय उसका उल्लेखनीय नहीं किया गया है। तो कानून के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि इसे निश्चित सिद्धांत के आधार पर अवश्य तय होना चाहिए। किस विवाद के अंदर ये विनिश्चय बताया गया है? तो हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी के मामले के अंतर्गत इस बारे में बताया गया है। अद्दत मेहर का अधिकार है विरासत योग्य अधिकार इसको माना जाता है। किसको? जो अद्दत मेहर का अधिकार होता है इसको विरासत योग्य अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक समय में दो पत्नियां जो आपस में संबंधियों रखना निषिद्ध है। रक्त संबंध से है, मुबारत संबंध से है और धात्रे संबंध से। अगर इस प्रकार से अगर तीनों संबंध से हैं अगर आप रख रहे हैं तो ये वैध नहीं है। अब विवाह विच्छेद और तलाक के बारे में हम देखेंगे, जो कि हमारे मुस्लिम मैरिज एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि विवाह विच्छेद क्या होता है, तलाक क्या होता है, किस प्रकार से तलाक दिया जाता है, कौन कौन से मान्य तलाक होते हैं, किस टाइप के तलाक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथियों, अगर तलाक की बात आती है तो हम बता देना चाहते हैं आपको यहाँ पे 3 प्रकार के तलाक होते हैं। कौन कौन से तलाक होते हैं? एक सही और वैलिड, सही कह सकते हैं और वैलिड कह सकते हैं। दूसरा एक फासिद होता है, एक फासिद तलाक होता है और इर्रेगुलर हो सकता है। एक फासिद हो सकता है या और इर्रेगुलर हो सकता है। एक बातिल हो सकता है और वॉइड हो सकता है। यही 3 प्रकार के तलाक होते हैं और इसी प्रकार के 3 प्रकार के तलाकों को दिया जा सकता है। ठीक, यही मुस्लिम मैरिज एक्ट में यही बताया गया है अगर हम तलाक की बात करते हैं तो। ठीक,
सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये तलाक के बारे में नहीं था। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज के बारे में मैं बता दिया हूँ। ये जो चीज़ें मैंने बताया है कौन सा, सही और वैलिड के बारे में बताया गया है, फासिद और इरेगुलर के बारे में बताया गया, बातिल और वॉइड के बारे में बताया गया है। ये किसके बारे में मैंने बता दिया है, ये जो मैंने बता दिया है ये टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज के बारे में बता दिया है, और खास करके सुन्ना स्कूल के बारे में मैंने बता दिया है। किस स्कूल के बारे में साथियों, तो जो सुन्नी लॉ होते हैं, सुन्नी लॉ के स्कूल के बारे में मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया है। ठीक, अगर हम बात करते हैं तलाक के बारे में, तो तलाक क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आप जानिए। साथियों, अगर हम तलाक के बारे में बात करते हैं तो तलाक क्या होता है, तो तलाक का मतलब होता है आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू और आई डाइवोर्स यू, मीन्स कि यही तलाक का एक मान्य फॉर्म होता है। तलाक का मतलब क्या होता है कि मैं तुमको रिप्यूडिएट कर रहा हूँ, मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, मैं तुमको त्याग कर रहा हूँ, इसी का मतलब होता है तलाक। इसी को विवाह विच्छेद भी कहा जाता है। हिंदी में विवाह विच्छेद और इंग्लिश में तलाक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तलाक की तीसरी घोषणा से प्रभावित होने वाले तलाक, तलाक ए अहसन कहते हैं, तलाक ए अहसन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मुस्लिम विधि के अधीन, मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी कि उसके पति का पिछले 4 वर्षों से 100 ठिकारा ज्ञात नहीं है, जैसा कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा कि किस धारा में प्रावधानित किया गया। तो ये बात हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है, धारा 2 क्लॉज आई के अंतर्गत ये बात हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पति द्वारा मुस्लिम धर्म से परिवर्तन के कारण विवाह का विच्छेद प्रभावी होता है, कब होता है, तत्काल तुरंत उसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विवक्षित और आकस्मिक तलाक को अनुमन्य करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है, तो सिया विधि के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विवक्षित और आकस्मिक तलाक को अनुमोदित करते कितने वर्षों के लिए नहीं करते हैं, तो 4 वर्षों के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निर्वाह वृत्ति देने से इनकार तलाक का तरीका नहीं है। अगर निर्वाह वृत्ति देने से इनकार कर रहा है तो इस ग्राउंड पे आप तलाक नहीं मांग सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सिया विधि के अंतर्गत यदि पति बोलने में क्षमता रखता है और तलाक की लिखित घोषणा करता है तो ऐसा तलाक क्या माना जाएगा, ऐसा तलाक शून्य माना जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर पति पढ़ा लिखा है, अगर वो लिख करके तलाक दे रहा है तो उसको शून्य माना जाएगा, जब तक कि वो बोल करके तलाक नहीं दे रहा है। तलाक उल बिद्दत की हम बात करते हैं, पूर्ण और अप्रतिसंहरणीय तलाक माना जाता है। जो तलाक उल बिद्दत होता है इसको पूर्ण और अप्रतिसंहरणीय तलाक के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, तलाक उल बिद्दत को मान्यता प्राप्त नहीं है। कहाँ पे मान्यता प्राप्त नहीं है, सिया विधि के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुन्नी विधि में अगर पति दबाव, नशे में एवं मजाक में तलाक देता है तो यह तलाक क्या होता है, यह तलाक वैध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्या एक मुस्लिम पुरुष नशे या दबाव की हालत में तलाक दे सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल दे सकता है। सुन्नी मुस्लिम विधि के अंतर्गत इस प्रकार का तलाक जो होता है ये मान्य तलाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत खुला द्वारा तलाक किसकी सहमति एवं पहल पर विवाह विच्छेद है, तो ये पत्नी की पहल पर इस प्रकार का विवाह विच्छेद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक मुस्लिम औरत तलाक के बाद विधिमान्य तौर पर पुनर्विवाह कर सकती है, कब, इद्दत काल समाप्त होने के पश्चात वो क्या कर सकती है, विवाह कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक उल बिद्दत एक पूर्ण एवं अप्रतिसंहरणीय विवाह विच्छेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सुन्नी विधि के अंतर्गत इद्दत की अवधि में किया गया विवाह क्या होता है, और इद्दत की अवधि में किया गया विवाह अनियमित होता है। मुस्लिम विधि विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री कर सकती है यदि उसका पति 2 या अधिक वर्षों से अधिक अवधि तक विकृचित रहा है। धारा 2 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत ये कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कर है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधान किसको तलाक का अधिकार प्रदान करता है, तो केवल ये पत्नी को तलाक का अधिकार प्रदान करता है, इसके अलावा पुरुष को नहीं प्रदान करता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 मुस्लिम विधि कि किस विचारधारा पर आधारित है, तो ये मलकी विचारधारा है और उसी मलकी विचारधारा पर ये आधारित है। सर्वोत्तम तलाक है, तलाक ए अहसन जो होता है साथियों ये सर्वोत्तम तलाक माना जाता है मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम तलाक के प्रभाव है, तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति से भरण पोषण का हकदार नहीं रह जाती। अगर कोई पत्नी है, अगर उसने तलाक ले लिया, अगर दूसरी शादी कर ली है, तो वो अपने पहले हस्बैंड से वो मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर सकती है। तलाक उल बिद्दत को मान्यता प्राप्त नहीं है, कहाँ प्राप्त नहीं है, तो सियाम विधि के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम विधि में जब पति ने
जब पति एवं पत्नी दोनों ही विवाह विच्छेद चाहते हो तो इस समव्यवहार को कहते हैं मुबारत, इसको कहा जाता है। दोनों का जो म्यूचुअल कंसेंट से तलाक होता है उसको मुबारत कहा जाता है। नेक्स्ट कर है मुस्लिम विधि में विवाहेतर संभोग हुआ हो अथवा नहीं, इसमें किस मामले में इद्दत का अनुपालन करना होगा? पति द्वारा तलाक और पत्नी की मृत्यु दोनों पर यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें मुस्लिम विधि में लियन द्वारा विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है? तो केवल ये पत्नी को प्राप्त है। नेक्स्ट करें मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति का हिबा होगा, जो भावी संपत्ति होगा उसका हिबा क्या माना जाएगा? उसका हिबा यहाँ पे शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें पति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति में तलाक देने का अधिकार को प्रतिनिहित करने को कहा जाता है तलाक ए तफवीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें तलाक की तीसरी घोषणा उच्चारण से कौन सी तलाक की किस्म का प्रभावी होता है? इसको तलाक ए अहसन के नाम से जानते हैं और यही 3 उच्चारण होता है, आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू, ये 3 तलाक होता है, इसी को कहा जाता है। और 2019 के एक्ट के इसको हटा भी दिया गया इस तलाक को। पति द्वारा पत्नी की आपत्तिजनक तुलना माता या बहन से तुलना करना तथा इसके बाद 4 मास तक संभोग न करने वाले तलाकों को क्या कहते हैं? तो इसको जिहार कहते हैं। जो पुरुष होता है अपनी माता के समान उसको तुलना कर लेता है अपनी पत्नी का और इस बार तलाक लेता है तो इसको जिहार कहा जाता है। नेक्स्ट कहते हैं पत्नी द्वारा अपने पति से खरीदा गया तलाक कहलाता है खुला तलाक, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत खुला एवं मुबारत है आपसी सहमति से विवाह के विघटन के प्रकार के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तलाक की घोषणा के बाद जो तलाक रद्द न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे तलाक उल बैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विवाह विच्छेद की दशा में इद्दत की अवधि होती है 3 चंद्रमास की इद्दत की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तित किया गया था? तो 17 मार्च 1939 को प्रवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है एक मुस्लिम औरत तलाक के बाद विधिमान्य तौर पर पुनर्विवाह कर सकती है। कब कर सकती है? इद्दत काल समाप्त होने के पश्चात ही वो पुनः विवाह कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी कि उसके पति का पिछले 4 वर्षों से ठिकाना ज्ञात नहीं है। जैसा कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की किस धारा के अंतर्गत ये प्रावधानित किया गया था? तो धारा 2 सब क्लॉज आई के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस एक वाद में यह अवधारित किया गया है कि केवल ट्रिपल तलाक के मामले में उसी पति को दोबारा शादी के लिए हलाला अनिवार्य है? तो ये श्रीमती साहब अदनाना सामी बनाम अदनाना सामी का ये मामला है और इसी मामले में ये हलाला के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। तो कह रहा है मुस्लिम विधि में विवाहेतर संभोग हुआ हो अथवा नहीं, या किस मामले में इद्दत का अनुपालन करना होगा? तो पति द्वारा तलाक और पत्नी की मृत्यु दोनों पर यह बात कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम विधि में लियन द्वारा विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त है? तो केवल पत्नी को यह प्राप्त है भरण पोषण एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत कौन भरण पोषण के लिए हकदार है? तो वैध रूप से विवाहिता मुस्लिम लड़की जिसने यौनागमन प्राप्त कर लिया हो, इसको क्या दिया जाएगा? इसी को भरण पोषण मेंटेनेंस देने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कौन से अधिनियम को मुस्लिम विधि के लागू होने पर संशोधित करता है? तो कौन से अधिनियम है? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण 1986, फिर शरीयत अधिनियम 1937 को संशोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जब तक किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा अधिनियमित विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जाता तब तक मुस्लिम पति एवं उसकी पत्नी को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। यह विचारधारा व्यक्त किया गया था, कब किया गया था? चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम के मामले में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी मुस्लिम द्वारा बच्चे की धर्मजता की अस्वी स्वीकृति को क्या कहते हैं? तो इसको अप्रतिसरणीय अखंडनीय इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनकता से संबंधित एक बार की गई अभिस्वीकृति को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहते हैं? तो प्रतिसंहरित रिवोक्ड नहीं किया जा सकता। अगर इस प्रकार से किया जाता है तो इसको समाप्त रिवोक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। कब? जब वो इद्दत काल में है तभी वो प्राप्त कर सकती है
क्या मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, नहीं तो नहीं। अवैध संतान की अभिरक्षा होती है, माता के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुस्लिम विधि के अनुसार अवयस्क का संरक्षक होता है? तो या तो पिता कहिए या तो पितामह उसका कहिए, यही उसका वैध संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा, मुस्लिम नाजायज बच्चों को किसकी अभिरक्षा में रखा जाएगा? तो माता की अभिरक्षा में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में एक बच्चे के पितृत्व के संबंध में विधिक उपधारणा मीन्स की प्रिजम्पशन ऑफ फादर के बारे में अगर देखना है तो हम इंडियन एविडेंस एक्ट के तरफ जाते हैं। मुसलमानों को भी लागू होता है, मुस्लिम विधि नियम को भी पीछे छोड़ करके क्या किया जाएगा? ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है किस संरक्षक को अवयस्क की संपत्ति में हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता है? तो वस्तुतः संरक्षण के अंतर्गत इसका हकदार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक मुस्लिम महिला बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? तो मुस्लिम के बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? तो उसका पिता माना जाता है, लेकिन 5 साल से बच्चा छोटा है तो माता के ही अभिरक्षा के अंतर्गत रहेगा। बच्चे के संबंध में अभिस्वीकृति हो सकती है, दोनों बेटे और बेटों के लिए हो सकती है, दोनों बेटे और बेटों के लिए हो सकती है। अब यहाँ पे सूची दिया है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। हिजानत, हिजानत का मतलब होता है अवयस्क के शरीर की संरक्षकता। विलायत ए जबर विवाहार्थ संरक्षक किसको कहा जाता है? माता का मतलब होता है अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक। मामा का मतलब होता है न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक यहाँ पे माना जाता है मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम विधि में किसी गैर मुस्लिम या महिला को वसीयत संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है? सुन्नी विधि के अंतर्गत किया जा सकता है अथवा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम विधि में अवयस्क का वसीयत संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार किसको होता है? तो ये अधिकार पिता को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम व्यक्ति की विधि में किस आयु के व्यक्ति वयस्क माना जाता है? कि वयस्क माना जाता है तो 15 वर्ष की जो आयु पूर्ण कर लेता है तो उसको वयस्क माना जाता है। नेक्स्ट करा, एक मुस्लिम महिला हिजानत अभिरक्षा का अधिकार खो देती है, कब खो देती है? धर्म परिवर्तन पर, दुराचरण पर और निषिद्ध रक्त संबंध के कारण उसका ये हिजानत खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की विधिक संरक्षकता कौन होती है? तो यहाँ पे कौन होता है? तो पिता को माना जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है साथियों, ये कौन सा आ रहा है? ये दान आ रहा है, वसीयत आ रहा है, हिबा, वक्फ, मर्ज उल मौत और सूफा। ये हक सूफा वगैरह सारे टॉपिक्स को अब यहाँ पे हम कवर करते हुए चलेंगे। देखिए कह रहा है, और एक मुस्लिम व्यक्ति मृत्यु शैया पर अपने लड़के को अपनी संपत्ति का आधा भाग दान में देता है। इस दान को कौन सा दान कहेंगे? तो इसको अमान्य दान, अमान्य है, इसको कौन सा दान कहेंगे? तो ये अमान्य दान के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को किस सीमा तक दान कर सकता है? संपूर्ण संपत्ति तक दान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम विधि के अंतर्गत कौन सा दान शून्य नहीं है? तो पर्दा नसीब महिला द्वारा किया गया दान ये शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, दान के संबंध में मुस्लिम विधि में कौन से कथन सत्य हैं? तो दान मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से किया जा सकता है। अगर दान की बात आती है कहाँ? मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो दोनों प्रकार से किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति का हिबा अवैध, जो भावी संपत्ति होता है उसका हिबा, उसको दान करना, उसको गिफ्ट करना, इसको अवैध माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, धार्मिक अथवा आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर किया गया दान क्या कहलाता है? तो इसको सदका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत आजीवन हित का दान हिबा मान्य है, यह किस वाद में विनिश्चय किया गया है? तो नवाजिश अली खां बनाम अली रजा खां के मामले में ये बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम विधि के अंतर्गत कौन वैध दान हिबा के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये जो पंजीकरण होता है, ये पंजीकरण यहाँ पे इसके लिए आवश्यक नहीं होता मुस्लिम एक्ट के अकॉर्डिंग। एक मुस्लिम द्वारा किया गया दान रद्द किया जा सकता है, कब? कब्जा अंतरण के पूर्व उसको रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत में पूर्व क्रियाधिकार हक सुफा का उद्गम स्रोत कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मुस्लिम विधि को इसका उद्गम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हिबा का अविलंब बिना शर्त संग्रहण संपत्ति का अंतरण है जिसके बदले में कोई वापस नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं? तयबजी, इसको तयबजी के अंतर्गत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह व्यक्ति जो पूर्व क्रियाधिकार हक सुफा के अधिकार हेतु मांग या दावा नहीं कर सकता, इसको क्या कह सकते हैं? इसको पूर्व क्रियाधिकार का दावा करने वाले का रिश्तेदार के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, और एक मुस्लिम गैर मुसलमान के पक्ष में दान करता है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत यह दान कैसा होगा? तो यह दान जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत होगा ये
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोई हिबा इसके उपयोग एवं व्ययन के बारे में शर्तों या निर्बंधनों के साथ किया गया है तो इसको क्या कहते हैं? शर्त एवं निर्बंधन शून्य है और हिबा यहाँ पे मान्य होगा। ये बिहार एपीयू में पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान के संदर्भ में कौन सा वचन सत्य है? मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से दान किया जा सकता है अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मुस्लिम महिला में भावी संपत्ति का हिबा होता है, जो भावी संपत्ति का हिबा होता है इसको शून्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, मुस्लिम विधि में या दान द्वारा प्रतिग्रहण करने के पूर्व ही अदाता की मृत्यु हो जाता है तो ऐसा दान क्या होता है? ऐसा दान जो होता है इसको दान को शून्य माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वसीयत के बारे में अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वसीयत क्या होता है? मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक गर्भस्थ शिशु को वसीयत की जा सकती है, परंतु वह इस स्थिति में विधि मान्य होगी जबकि बच्चे को जन्म उस उक्त वसीयत के समय उक्त समय के भीतर हुआ हो। कितने भीतर समय के भीतर हुआ हो? तो 6 मास के भीतर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इस्लाम में एक व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है उसके पास वसीयती निष्पादित करने की असीमित क्षमता होती है उसके अंदर। नेक्स्ट कह रहा है, मुस्लिम विधि आजीवन हित की वसीयत मान्य होती है। कहाँ पे होती है? तो आजीवन हित की वसीयत यहाँ पे मान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मुस्लिम की वसीयत का निष्पादन हो सकता है, मुस्लिम, ईसाई अथवा हिंदू कोई भी कर सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु के लिए की गई वसीयत वैध है यदि वह जीवित पैदा हो जाता है। वसीयत की तिथि क्या होगी? यदि सुन्नी है तो 6 मास के अंदर और यदि सिया है तो 10 माह के अंदर उसका होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। नेक्स्ट करें, मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत की जा सकती है, संपत्ति के 1/3 भागों की वसीयत की जा सकती है। अनुपातिक हास्य का नियमन लागू होता है। वसीयत के अंतर्गत अनुपातिक नियमन का वह हास्य लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति की वसीयत किस सीमा तक कर सकता है? तो 1/3 सीमा तक वसीयत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है, केवल 1/3 संपत्ति की ही वसीयत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मुस्लिम विधि में एक पुत्र अधिकारी है अशिष्ट उत्तराधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सुन्नी विधि के अंतर्गत वसीयतकर्ता की इरादतन मृत्यु कारित करने वाले व्यक्ति के लिए की गई वसीयत क्या होगी? यहाँ पे शून्य मानी जाएगी। तो साथियों, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि पूरी चीज़ों को मैंने यहाँ पे पूरे टॉपिक को यहाँ पे मैंने कवर करा दिया जो कि आपके मुस्लिम मैरिज एक्ट से रिलेटेड थे। तो साथियों, आप प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा वन लाइनर। जैसे ही ये वन लाइनर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं MCQ सेशन भी लेकर के आऊँगा, हिंदू मैरिज एक्ट का भी पूरा लेकर के आऊँगा, साथ साथ मुस्लिम मैरिज एक्ट का भी पूरा लेकर के आऊँगा। बिहार का जो कंप्लीट है, बिहार का जो भी कंप्लीट सिलेबस है, बिहार के पूरे कंप्लीट सिलेबस को करा दिया जाएगा। और साथियों, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कैसा लगा ये सेशन। थैंक यू।